चलो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अभी आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपका ब्रेन सोच रहा है और आपकी आंखें स्क्रीन को देख रही हैं। पर अब ये सवाल है कि असल में ये सारे काम कर कौन रहा है? क्या ये काम आपका हार्ट कर रहा है या आपका ब्रेन या आपकी आंखें? असल में ये सारे काम एक ऐसी चीज़ कर रही है जो इतनी छोटी है कि आप उसको अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। ये है सेल। हर चीज़ जो भी आप करते हो, हर सांस जो आप लेते हो, यहाँ तक कि हर थॉट जो आपके दिमाग में आता है, सब कुछ सेलुलर लेवल से ही स्टार्ट होता है। इसलिए ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है बायोलॉजी का, ये पूरी फाउंडेशन है इस सब्जेक्ट की। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ जाता है तो आपके लिए बाकी सारे चैप्टर्स बहुत आसान हो जाएंगे। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आपको अगर बायोलॉजी में कुछ भी नहीं आता है तो भी आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी 5 साल के बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले कि आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है। येस, यू हर्ड इट राइट, आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है। आपको मेरे साथ में सिर्फ और सिर्फ समझना है हर चीज़ को। मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगी, याद कराऊँगी, रिवाइज भी कराऊँगी, लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि आपको ये सब समझना है, सुनना है, याद करना है। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक? नोट्स के बारे में मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट में बताऊँगी कि आपको क्या करना है। दूसरी बात ये है कि हम लोग 50-30-20 रूल के हिसाब से पढ़ेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है। 50 का मतलब है फाउंडेशन, यानी हम इसमें सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे। 30 का मतलब है मास्टरी, यानी इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी को करेंगे। और लास्ट में 20 जिसका मतलब है परफेक्शन, जिसमें हम आज के लेक्चर्स में जितने भी एमसीक्यूज़ बनाए जा सकते हैं एनसीईआरटी से, जितने भी, वो सारे एमसीक्यूज़ को आप प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, एंड दिस इज़ द बेस्ट लेक्चर दैट यू विल वॉच ऑन द चैप्टर सेल। तो आज हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। सेल का इंट्रोडक्शन, सेल थियोरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल। बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से हम ऑर्डर फॉलो करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेल इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेल है क्या। तो जैसे हमारा घर एक एक ईंट से बनता है, वैसे ही हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। एक सेल इतना छोटा होता है कि उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत लगती है। हम डायरेक्टली अपनी आंखों से सेल्स को नहीं देख सकते हैं। आपकी बॉडी का हर पार्ट बहुत सारी सेल्स को जोड़ने पर ही बना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप मुझे बताओ कि क्या नॉन लिविंग चीज़ों में भी सेल्स होते हैं? इसका आंसर है नहीं। सेल्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सेल्स की वजह से ही लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। नॉन लिविंग डू नॉट हैव सेल्स। अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ ली हैं। सबसे पहले कि सेल को हम स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। सेल से ही मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की। उसके बाद में हमने बोला कि लिविंग को नॉन लिविंग से हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? सेल्स की वजह से, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम लिविंग है, हमारे पास में सेल्स हैं। जैसे ये पेन नॉन लिविंग है, इसके पास में कोई सेल्स नहीं है। नेक्स्ट चीज़ आती है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है ये हम आज समझते हैं। स्ट्रक्चरल मतलब होता है कि सेल से मिलके पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से। यह भी हमने बोला सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने। सेल से ही टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। इसीलिए हम सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि इसी से मिलके पूरा स्ट्रक्चर बना है हमारा। फिर है फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं? फंक्शंस मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं? डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ। जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब कुछ सेल के अंदर ही होते हैं, सेल की वजह से ही होते हैं। जैसे हम यूँ तो कहते हैं कि डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से, जिसमें स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, पर ये सब चीज़ें भी मिलकर किससे बनी है? सेल से मिलकर बनी है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है, राइट? उसमें एक ऑर्गन है स्टमक, उसके अंदर कुछ टिश्यूज़ है, और वो टिश्यूज़ भी किससे मिलकर बने? सेल से मिलकर बने। तो इसलिए हम सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी तक हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने बोला है सेल सबसे छोटी यूनिट है हमारी लाइफ की। सेल्स
लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होते हैं, नॉन लिविंग के अंदर कोई सेल्स नहीं होते हैं। और सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। स्ट्रक्चरल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सेल से ही मिलके पूरी बॉडी बनी है, सेल से टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। और फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं, वाइटल फंक्शंस यानी जिंदा रहने के लिए जो भी फंक्शंस हैं वो सब कुछ सेल के अंदर ही होते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। इसके अलावा भी जितने भी फंक्शंस हैं वो सब सेल के अंदर होते हैं। इसके बाद में हम समझते हैं, हमने बोला कि लिविंग सेल्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये या तो यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं या मल्टी सेल्यूलर। यूनी वर्ड का मतलब होता है एक और सेल्यूलर मतलब सेल्स। मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, सेल्यूलर मतलब सेल्स। तो यूनिसेल्यूलर यानी जिस ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। इसका एग्जाम्पल हो सकता है बैक्टीरिया। ऐसे ही मल्टी सेल्यूलर मतलब होगा एक से ज़्यादा सेल जिसमें है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे हम खुद यानी ह्यूमंस, राइट। तो ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सेल से छोटी कुछ भी अगर चीज़ है तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे हम कार का एग्जाम्पल लें तो कार अपने आप में हम मान लेते हैं कि एक सेल है, ठीक। कार अपने आप में मूव हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है, सारे काम कर सकती है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसके इंजन की बात करें, उसके इंजन को निकाल के रख दें तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। वैसे ही सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ऑर्गेनेल्स ही मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर राइबोसोम्स है या फिर गोल्जी बॉडीज़ हैं। इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, इनको एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए सेल का, तो ही ये काम करते हैं, तो ही ये जिंदा रह सकते हैं। तो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अभी तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेल को हमने बोला स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की। सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं, नॉन लिविंग में सेल्स नहीं होते हैं। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि इसी से मिलके पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना है, सेल से टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। फंक्शनल यूनिट क्यों? क्योंकि जितने भी फंक्शंस है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, सब कुछ सेल के अंदर ही होते हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला है। ऑर्गेनिजम्स हमने बोला दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। एक सेल से मिलके बने तो यूनिसेल्यूलर, जिसमें आता है बैक्टीरिया। मल्टी सेल्यूलर मतलब एक सेल से ज़्यादा है, जिसमें आ जाते हैं हम खुद यानी ह्यूमंस। एक सेल से छोटी अगर कुछ भी चीज़ है तो वह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सेल अपने आप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे बैक्टीरिया एक ही सेल का बना हुआ है लेकिन अपना जीवन अकेले चला सकता है। बैक्टीरिया की सेल को किसी और चीज़ की या किसी और सेल की ज़रूरत नहीं है। तो सेल अपने आप में अकेले रह सकता है, लेकिन सेल से छोटा अगर कुछ भी है तो वो अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकता, राइट। अब एक और चीज़ समझते हैं। हमने बोला हम आते हैं मल्टी सेल्यूलर में, राइट। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस में सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस में सेल्स हैं जो कि ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसा हमने अभी डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल लिया था, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम तो एक पूरा ऑर्गन सिस्टम है। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन्स वगैरह। ये टिश्यूज़ से मिलके बने और ये टिश्यूज़ आखिर में सेल से मिलके बने। तो ऐसे हमारे पास में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारे पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारी सेल्स एक साथ काम करती है तो हम जिंदा रह पाते हैं। लेकिन यूनिसेल्यूलर में ऐसा नहीं होता। यूनिसेल्यूलर में जिसमें बैक्टीरिया आता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, यानी एक ही सेल अपने आप में सर्वाइव कर सकता है और एक ही सेल सारे इसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। जो भी फंक्शंस है वो सब एक ही सेल परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि ये बताया किसने कि सेल जैसा कुछ होता भी है। किसने बताया कि सेल जैसा हमारी बॉडी के अंदर कुछ होता है? तो हमारे पास में 3 साइंटिस्ट हैं एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सबसे पहले है रॉबर्ट हुक। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स बताए थे। इन्होंने कॉर्क ली थी ट्री की। कॉर्क क्या होता है? जो पेड़ों की छाल होती है उसको सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था, तो उन्होंने देखा कि कुछ कंपार्टमेंट्स उन्हें उसमें बने हुए दिख रहे हैं। इन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेल्स। उसके बाद में है एंटन वैन ल्यूवेनहुक, जिन्होंने कि लिविंग सेल्स बताए थे और उसको नाम दिया था एनिमैल्क्यूल्स। उसके बाद में है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और ये बताया था कि न्यूक्लियस ही कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी में। तो हमने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की सेल।
फिर हमने पढ़ा कि सेल सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है और क्यों कहा जाता है वो हमने समझा। फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं दो टाइप के, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। फिर हमने पांचवी चीज़ पढ़ी कि सेल अपने आप में एग्जिस्ट कर सकता है, सेल से छोटा अगर कुछ भी है, कंप्लीट सेल अगर नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये 5 चीज़ें हमने पढ़ी। फिर इसके बाद में जो हमने पढ़ा है वो है कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रिलियंस ऑफ सेल साथ में काम करते हैं फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और यूनिसेल्यूलर में एक ही सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करता है, सारे एसेंशियल फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, राइट। और सातवीं चीज़ हमने पढ़ी कि सेल को किसने डिस्कवर किया। सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने कि डेड सेल डिस्कवर करी, जिसको कि उन्होंने नाम दिया सेल्स। उसके बाद में है एंटन वैन ल्यूवेनहुक जिन्होंने लिविंग सेल्स डिस्कवर करी। लास्ट में है रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो अब हम समझते हैं सेल थियोरी। अभी हमने सेल का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिया था, अब हम पढ़ेंगे सेल थियोरी के बारे में। तो जैसा हमने अभी पढ़ा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। अब सेल थियोरी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट आते हैं, बॉटनिस्ट यानी जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं उन्हें हम बॉटनिस्ट कहते हैं। तो एक जर्मन बॉटनिस्ट आते हैं 1838 में जिनका कि नाम है मैथियस स्क्लीडन, राइट। इन्होंने ये बताया अपनी रिसर्च करके कि प्लांट्स किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। अभी यहाँ पे हमें ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ और सिर्फ याद रखनी है, क्योंकि इसमें हम क्या समझेंगे कि एक जर्मन बॉटनिस्ट है, उन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया कि प्लांट सेल से बने। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, बस यही फैक्ट है, तो ये हमें याद रखना है कि 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं जिनका कि नाम है मैथियस क्लीडन। उन्होंने बताया कि प्लांट्स किससे मिलकर बने हैं, सेल से। 1839 में एक जर्मन जूलॉजिस्ट आते हैं जिनका कि नाम है थियोडोर श्वान, राइट। इन्होंने 3 चीज़ें बताई। अब ये 3 चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि एनिमल सेल्स के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जैक्टली क्या है ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है कि एक आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल्स के अंदर जो कि ट्रांसपोर्ट करने का या प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो इन्होंने एक चीज़ तो बताई कि एनिमल सेल्स में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी चीज़ इन्होंने बोली कि प्लांट्स के अंदर एक सेल वॉल होती है। जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो होती है प्लांट्स में, लेकिन उसके ऊपर एक और टफ लेयर, एक और आउटर लेयर होती है जिसको कि सेल वॉल कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने का काम करती है सेल को। तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि प्लांट्स और एनिमल्स किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने। तो ये 3 चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट है जिनका कि नाम है मैथियस स्क्लीडन, जिन्होंने ये बताया कि प्लांट्स किससे बने हैं, सेल से बने हैं। उसके बाद में उसके अगले ही साल 1839 में एक जर्मन जूलॉजिस्ट आते हैं जिनका कि नाम है थियोडोर श्वान, जिन्होंने 3 बातें बताई। क्या क्या 3 बातें, कि एनिमल सेल्स के पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल के पास में एक सेल वॉल भी होती है, और प्लांट्स और एनिमल्स किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। अब ये दोनों साइंटिस्ट स्क्लीडन और श्वान, स्क्लीडन और श्वान, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर दी एक सेल थियोरी। लेकिन इस सेल थियोरी ने ये नहीं बताया कि ये सेल्स बनते कैसे हैं, नए सेल्स आ कहाँ से रहे। तो उसके लिए हमारे पास में एक और साइंटिस्ट आते हैं जो कि हैं रुडोल्फ वर्चो, जो कि कब आते हैं 1855 में अपनी थियोरी देते हैं। वो ये बोलते हैं कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने जो सेल्स हैं उन्हीं से बनते हैं। उन्होंने ये बताया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी जो पुराने सेल्स हैं उन्हीं से नए सेल्स बन रहे हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने सेल थियोरी को मॉडिफाई किया, और आज हम लोग जो सेल थियोरी को जानते हैं उसमें हम ये 2 चीज़ें जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल या सेल के प्रोडक्ट से बनते हैं, और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स हैं ये सेल्स कहाँ से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। जो ऑलरेडी सेल्स एग्जिस्ट करती है उन्हीं से ये सेल्स आते हैं, राइट। एक बार फिर से पूरा रिवाइज करते हैं, और पिछला जो हमने सेल इंट्रोडक्शन पढ़ा था वो भी रिवाइज करेंगे। तो हमने बोला सेल थियोरी में कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने। 1838 में, ये ईयर और साइंटिस्ट का नाम आपको याद होना चाहिए। 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट है जिनका नाम है मैथियस स्क्लीडन, जिन्होंने क्या बताया कि प्लांट्स बने हैं सेल से। उसके अगले ही साल 1839 में एक जर्मन जूलॉजिस्ट आते हैं जिनका नाम है थियोडोर श्वान, जिन्होंने 3 बातें बताई। एनिमल सेल्स के पास में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल के पास में सेल वॉल है, और एनिमल और प्लांट्स किसके बने हैं, सेल्स के। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर, स्क्लीडन और श्वान ने मिलकर दी सेल थियोरी। लेकिन ये सेल थियोरी ये नहीं बता पाई कि नए सेल्स बनते कैसे हैं। उसके लिए हमारे पास में एक और साइंटिस्ट आते हैं जो कि है रुडोल्फ वर्चो इन 1855, 1838, 1839 और फिर ये 1855,
जिन्होंने ये बताया कि नए सेल्स पुराने सेल से ही बनते हैं, ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला। इन्होंने सेल थियोरी को मॉडिफाई किया और फिर ये बताया कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल या सेल के प्रोडक्ट से बनते हैं। सारे सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। एक बार फिर से हम ये दोनों टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ की, इससे ज़्यादा छोटा कुछ भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नॉन लिविंग के पास में सेल्स नहीं होते हैं। सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि इसी से मिलके पूरा स्ट्रक्चर बनता है। फंक्शनल क्यों? क्योंकि यही हमारे सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर क्योंकि एक ही सेल है जैसे बैक्टीरिया में, मल्टी सेल्यूलर एक से ज़्यादा सेल है जैसे कि ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर सेल से छोटा कुछ भी है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में या राइबोसोम अपने आप में या सेल मेम्ब्रेन अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन अगर ये सारे साथ में कंबाइन हो जाए, एक सेल बना ले, तो ये इंडिपेंडेंटली फिर एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि मल्टी सेल्यूलर में, जिसमें हम आते हैं ह्यूमंस, उनके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की ज़रूरत पड़ती है वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। लेकिन जो यूनिसेल्यूलर, जिनके पास एक ही सेल है, उनकी एक ही सेल अकेले पूरा सर्वाइव कर लेती हैं और सारे फंक्शंस भी परफॉर्म कर लेती हैं। फिर हमने पढ़ा कि सेल को किसने डिस्कवर किया। सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट हुक का, जिन्होंने कि डेड सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद में है एंटन वेन ल्यूवेनहुक, जिन्होंने कि लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। और फिर है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। फिर हमने पढ़ी है सेल थियरी, जिसमें हमने 3 साइंटिस्ट के नाम पढ़े। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है मैथियस क्लीडन, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं और बताते हैं कि प्लांट सेल्स के बने हैं। 1838 में वो ये बात बताते हैं। 1839 में उसके अगले ही साल में एक जर्मन जूलॉजिस्ट है जिनका नाम है थियोडोर श्वान, जो कि 3 चीज़ें बताते हैं कि एनिमल सेल्स के अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट्स के अंदर है सेल वॉल, और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल से मिलकर बने होते हैं। ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर एक सेल थियरी देते हैं, लेकिन ये सेल थियरी ये नहीं समझा पाती है कि नए सेल्स बनते कैसे हैं। उसके लिए हमारे पास में एक और तीसरे साइंटिस्ट आते हैं, जो कि रुडोल्फ वर्चो इन 1855, जो कि ये बताते हैं कि नए सेल्स पुराने सेल से ही मिलकर बने होते हैं, ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन। उसके बाद में वो सेल थियरी को मॉडिफाई करके हमें ये 2 बातें बताते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, सेल के प्रोडक्ट से बने हैं, और सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं। तो अब हम आज का ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब इसमें एनसीईआरटी ने 3 से 4 छोटी छोटी चीज़ें दे रखी हैं, वो हम लोग अभी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लांट सेल के अंदर होती है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये सेल वॉल जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट है, ये एक्स्ट्रा आउटर प्रोटेक्शन का काम करती है। अब एनसीईआरटी में हमें 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक है अनियन सेल का और एक चीक सेल का। अनियन सेल ऑब्वियसली प्लांट सेल है, चीक सेल एनिमल सेल है। तो उसमें हमें पता चला है माइक्रोस्कोप में कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में डीएनए और डीएनए में ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो अंदर न्यूक्लियस है, उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन है और उसके बाहर सेल वॉल है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल में देखें तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल तो है, लेकिन बाहर सिर्फ और सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है, जो कि है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो ये डिफरेंस हमें एनसीईआरटी ने दिया है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद में हम थोड़ा सा साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी फ्लूइड के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी के अंदर सेल्यूलर एक्टिविटीज़ होती है और केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और एनसीईआरटी कहती है कि यही साइटोप्लाज्म इसको लिविंग स्टेट में रखता है, सेल को ज़िंदा रखने का काम ये साइटोप्लाज्म करता है। तो हमें जो चीज़ें अभी ध्यान में रखनी है वो सिर्फ यही है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी है और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है, राइट। उसके अलावा हमें क्या याद रखना है कि साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड है जो कि इस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स हैं, इसी के अंदर सारे केमिकल रिएक्शन, सेल्यूलर एक्टिविटीज़ होती है और ये सेल को लिविंग स्टेट में रखने का काम करता है। तो अब बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की। अगेन एज आई सेड, उस टॉपिक के अंदर जो 3-4 छोटी चीज़ें हैं उसमें से एक बात ये भी है कि हमें एनसीईआरटी ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया है। तो सबसे पहले समझते हैं इस प्रो का मतलब क्या है और यहाँ पर यू का मतलब क्या है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी पुराना, यू का मतलब होता है ट्रू यानी जो अभी है, प्रेजेंट है। कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, दोनों में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में न्यूक्लियस का मतलब है कैरियन, ठीक है।
अब यहाँ पे हम कुछ सिमिलैरिटीज़ देखेंगे और कुछ डिफरेंसेस देखेंगे इन दोनों सेल्स में। हम लोग पहले कुछ सिमिलैरिटीज समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की। तो सबसे पहले इन दोनों ही सेल्स के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, जो बाहर की तरफ आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं हम इसको। और ये सेल मेम्ब्रेन दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है। साइटोप्लाज्म अभी हमने बात करी थी, ये वो फ्लूइड है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स हैं और सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो साइटोप्लाज्म भी दोनों के अंदर होता है और डीएनए या जेनेटिक मटेरियल भी दोनों के अंदर होता है। अब आप देखो कि डिफरेंसेस क्या दिख रहे हैं आपको। आपको इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं। आपको मैंने बोला सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, आपको मैंने कहा जेनेटिक मटेरियल दोनों में प्रेजेंट है, राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है। तो डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है। ये जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल आपको दिख रहा है ये फ्री फ्लोइंग है, फ्री फ्लोट कर रहा है साइटोप्लाज्म में। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स हैं, यानी यहाँ पर प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसी को हम बोलते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं। ट्रू का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन से है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के पास में कोई मेम्ब्रेन नहीं है और यहाँ पर न्यूक्लियस के पास में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, राइट। उसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, ये आपको कुछ ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, यानी कि उसके आसपास ऐसी मेम्ब्रेन नहीं बनी। यहाँ पे मेम्ब्रेन बनी हुई दिख रही है आपको। तो यूकैरियोटिक सेल में एक तो हमने बोला कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी प्रॉपर न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन है, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। ये लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होता है और ये स्मॉल और सिंपल होता है, राइट। अभी हम लोगों ने बोला कि डीएनए यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट कर रहा है और यहाँ पर डीएनए एनक्लोज्ड है प्रॉपर न्यूक्लियस में। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। अब प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल आ जाएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो इसमें से कुछ चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी कि सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है, डीएनए या जेनेटिक मटेरियल दोनों में प्रेजेंट है। एक चीज़ जो आपको ज़रूर याद रखनी है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट है और राइबोसोम्स के बारे में हम एक चीज़ और पढ़ेंगे अभी कि राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है और दोनों ही सेल्स में वो बिना मेम्ब्रेन के ही मिलता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और यू का मतलब है ट्रू, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। तो ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस है इसका और यूकैरियोटिक सेल का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन है, दोनों के पास साइटोप्लाज्म है, दोनों के पास जेनेटिक मटेरियल है और दोनों के पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। डिफरेंसेस क्या क्या हैं कि इसके पास में कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और इसके पास में ट्रू न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस है, यानी मेम्ब्रेन बनी हुई है, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं है, ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है डीएनए। यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर मेम्ब्रेन बनी हुई है हर ऑर्गेनेल के आसपास। ये स्मॉल है, सिंपल है स्ट्रक्चर में और ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है और यहाँ पर डीएनए प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर एनक्लोज्ड है। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और इसका एग्जाम्पल है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर सेल वॉल होगी प्लांट सेल में, जो कि इनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी सेल को। और सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं जिसमें डीएनए और जेनेटिक मटेरियल है। और एनिमल सेल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं है। बाकी सब वैसा ही है, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल सब सेम है। फिर हमने बोला कि साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सारी सेल्युलर एक्टिविटीज़ होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं और यही सेल को लिविंग स्टेट में यानी जिंदा रखने का काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, यू का मतलब ट्रू, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। ये इसका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है और यूकैरियोटिक सेल का ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस और नॉट ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रॉपर प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है इसलिए हमने इसे कहा है नो ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल के पास में कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में हमने लिखा है ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी प्रॉपर मेम्ब्रेन बनी हुई है न्यूक्लियस की। उसके बाद में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ये स्मॉल और सिंपल है, ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर एनक्लोज्ड है। इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया और इसका प्लांट और एनिमल सेल्स।
कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों सेल्स के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, दोनों ही सेल्स के पास साइटोप्लाज्मा है, दोनों ही सेल के पास में डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है, और दोनों सेल्स के पास में राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अब ये दो चीज़ें और दी हुई है एनसीईआरटी में, एक है राइबोसोम्स के बारे में और एक है सेंट्रोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स के लिए एनसीईआरटी में लिखा है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जैसा मैंने अभी आपको बोला था कि राइबोसोम्स के पास में कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं है, ये दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। ये दो पॉइंट्स तो आपको याद ही हो गए हैं, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है और ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में है। अब राइबोसोम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? राइबोसोम्स हमारे सेल के अंदर 4 जगहों पे प्रेजेंट है। पहला है साइटोप्लाज्म, फिर है क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं प्लांट्स में? इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो कि प्लांट का फूड बनाने का काम करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट है और राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, राइबोसोम्स का काम क्या है? राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, राइट। तो ये इन सारी जगहों पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है और ये एनिमल सेल्स के अंदर मिलता है और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो इसमें हमने बस ये समझा है कि दो ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें कि कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो है राइबोसोम और सेंट्रोसोम, राइट। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट है और ये 4 जगहों पे प्रेजेंट है। तो साइटोप्लाज्म है और क्लोरोप्लास्ट है प्लांट्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे करके और आगे याद हो जाएंगी। फिर हमने बोला सेंट्रोसोम भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और एनिमल सेल के अंदर ये मिलता है और सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। इसी टॉपिक में एनसीईआरटी एक और चीज़ लिखती है जो कि है सेल्स का अलग अलग साइज, शेप और एक्टिविटीज़ यानी फंक्शन। तो सेल के अलग अलग साइज़ हो सकते हैं, शेप हो सकते हैं और एक्टिविटीज़ यानी फंक्शन हो सकते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हमें ये फैक्ट्स हैं बस एक तरीके से, ये हमें याद रखना है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल होता है जिसकी की लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर्स। इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, आपको याद रखना है कि माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है और इसकी लेंथ होती है 0.3 माइक्रोमीटर्स। फिर बैक्टीरिया होता है उससे बड़ा जो कि है 3 से 5 माइक्रोमीटर। और उसके बाद में ऑस्ट्रिच एग जो कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। तो आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रिच एग। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो वो है माइकोप्लाज्मा जो कि है कितना 0.3 माइक्रोमीटर्स का। बैक्टीरिया कितना है 3 से 5 माइक्रोमीटर्स और ऑस्ट्रिच एग है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। फिर हम मल्टी सेल्यूलर की अगर बात करें तो ह्यूमन आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल, उसका साइज होता है 7 माइक्रोमीटर्स। नर्व सेल की अगर हम बात करें तो नर्व सेल हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल है। अब अलग अलग शेप्स हो सकते हैं सेल्स के, जैसे डिस्क हो सकता है, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, इरेगुलर, बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं और ये शेप फंक्शन पर डिपेंड करते हैं कि क्या फंक्शन परफॉर्म करना है सेल को, उसके ऊपर शेप डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स का शेप बाय कॉन्केव होता है। बाय कॉन्केव शेप इसलिए है ताकि वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को होल्ड कर पाए। तो इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो शेप है वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है जिनकी की लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर्स। बैक्टीरिया की लेंथ है 3 से 5 माइक्रोमीटर। ऑस्ट्रिच एक लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। मल्टी सेल्यूलर में हमने कहा कि ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर्स की लेंथ का है और नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है। शेप ऑफ द सेल अलग अलग शेप्स हो सकते हैं जैसे डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक या इरेगुलर। शेप फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर सकता है सेल की। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है हम लोग एक बार फिर से स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं ताकि आपको सब कुछ याद हो जाए। तो हमने शुरू करा था सेल इंट्रोडक्शन से। सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है हमारी लाइफ की। नॉन लिविंग के अंदर कोई सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल से ही मिलकर पूरी बॉडी बनती है। सेल से टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे वाइटल फंक्शंस जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, इसके अलावा भी जितने भी फंक्शंस हैं वो सब कुछ सेल में ही होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हो सकते हैं, एक है यूनिसेल्यूलर और एक है मल्टी सेल्यूलर। यूनी मतलब होता है वन, तो ये एक सेल जिनके अंदर प्रेजेंट है वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो गए, एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। मल्टी मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो मल्टी सेल्यूलर मतलब जिसमें एक से ज़्यादा सेल है, जैसे कि हम खुद यानी ह्यूमंस।
एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सेल अपने आप में अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे यूनिसेल्युलर में एक ही सेल है तो वो एक सेल अपने आप में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन सेल से छोटा अगर कुछ भी है तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइबोसोम अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि ह्यूमंस जैसे हैं, मल्टी सेलुलर में हम आते हैं। ट्रिलियंस में सेल्स चाहिए हमारा वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। ट्रिलियंस में सेल काम करते हैं हमारे वाइटल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। लेकिन जो यूनिसेल्युलर हैं, जिनके पास एक ही सेल है जैसे बैक्टीरिया, वो अपना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी अपने खुद सर्वाइव कर सकते हैं और अपने सारे फंक्शन भी अकेले खुद ही एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। इसके बाद हमने बात करी थी कि सेल, हमें पता कैसे चला कि सेल सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की, और सेल को डिस्कवर किसने किया। तो इसमें 3 साइंटिस्ट के नाम हमने पढ़े थे। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कि डेड सेल को डिस्कवर किया था, जिन्होंने कॉर्क देखा था, जो ट्री पर से जो बार्क होती है उसको निकाल के सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था और बताया था कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, और उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल्स का नाम दिया। फिर एंटन वैन ल्यूवेनहुक आते हैं, जिन्होंने कि लिविंग सेल्स के बारे में बताया और उसको नाम दिया एनिमैल्क्यूल्स। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और बताया कि न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है। इसके बाद में पढ़ी थी हमने सेल थियोरी। इसमें मैंने आपको कहा था कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको याद करने की है। तो इसमें हमने ये बोला कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हैं। सबसे पहले 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट आते हैं जिनका नाम है मैथियस स्क्लीडेन, जिन्होंने ये बताया कि प्लांट सेल से मिलकर बने हैं। फिर 1839, उसके एक ही साल बाद में आते एक जर्मन जूलॉजिस्ट यानी जो एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हैं, बॉटनिस्ट यानी जो प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते हैं। तो जर्मन जूलॉजिस्ट आता है जिनका नाम है थियोडोर श्वान, जो कि हमें 3 चीज़ें बताते हैं कि एनिमल सेल्स के पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, प्लांट सेल्स के पास में सेल वॉल भी प्रेजेंट है, प्लांट सेल के पास में सेल मेम्ब्रेन तो है ही और साथ में सेल वॉल भी है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल से मिलकर बने हैं। ये 3 बातें हमें किसने बताई? श्वान ने। तो स्क्लीडेन और श्वान, ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर देते हैं हमें सेल थियरी। लेकिन इनकी सेल थियरी ये नहीं बता पाती है कि नए सेल्स आखिर बनते कैसे। तो उसके लिए हमारे पास में एक और साइंटिस्ट आते हैं जो कि है रुडोल्फ वर्चो। 1855 में वो हमें ये बताते हैं कि जो नए सेल्स आते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। तो वो बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है? न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो उन्होंने सेल थियरी को मॉडिफाई किया और ये बताया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल या सेल के प्रोडक्ट से बने हैं और सारे सेल्स पुराने सेल से ही अराइज होते हैं, यानी पैदा होते हैं। इसके बाद में हमने ये कुछ बेसिक चीज़ें समझी थी कि प्लांट सेल के पास में सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी। एनिमल सेल के पास में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट है। ये एनिमल सेल है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, और प्लांट सेल के पास में सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है। दोनों के ही अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म के बारे में समझा था। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं। सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज़, केमिकल रिएक्शंस यहीं पर परफॉर्म होती है और यही सेल को लिविंग स्टेट में रखने का काम करता है। फिर हमने समझा था कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी इसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इसके पास में ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू का मतलब होता है मेम्ब्रेन है या नहीं, यहाँ पर ट्रू का मतलब यही है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में हमने कुछ सिमिलैरिटीज़ देखी थी। दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन है, दोनों के ही पास साइटोप्लाज्म है, दोनों के ही पास जेनेटिक मटेरियल या डीएनए प्रेजेंट है, और दोनों के ही पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। कुछ डिफरेंसेस क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के पास में कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे आपको कोई मेम्ब्रेन नहीं दिख रही है डीएनए के आसपास, यानी ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। यहाँ पर आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, डबल मेम्ब्रेन दिख रही है, यानी यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, किसी भी ऑर्गेनेल के आसपास मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपको दिखेंगे। ये स्मॉल होता है और सिंपल होता है, और ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर डीएनए साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है और यहाँ पर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर एंट्रैप्ड होता है। इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है प्लांट एंड एनिमल सेल्स। फिर हमने समझा था राइबोसोम्स के बारे में और सेंट्रोसोम्स के बारे में। राइबोसोम सेंट्रोसोम दोनों में एक बात क्या कॉमन है? दोनों में ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ये राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में मिलता है, और ये 4 जगहों पे प्रेजेंट है: साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये प्लांट्स का फूड बनाने में हेल्प करते हैं।
फिर सेंट्रोसोम भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इन ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अब हम लोग बात करते हैं सेल। तो सेल के अलग अलग साइज हो सकते हैं, शेप हो सकते हैं और अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं। 3 चीज़ें यहाँ पे हमें दी हुई है। सबसे पहले माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है जिसकी की लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर्स। फिर हमने समझा कि बैक्टीरिया की लेंथ होती है 3 से 5 माइक्रोमीटर्स और ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है। फिर उसके बाद में मल्टी सेल्यूलर की अगर हम बात करें तो ह्यूमन आरबीसी का साइज होता है 7 माइक्रोमीटर। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। इसके बाद हमने समझा था कि अलग अलग शेप हो सकते हैं सेल के, जैसे कि डिस्क जैसा या पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक या इरेगुलर। शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है? फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर सकता है सेल की। अब हम लोग बात करते हैं अलग अलग शेप्स की जो कि सेल्स में हो सकते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम है जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। सबसे पहले है रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स आपको राउंड दिख रहे हैं और ये बाय कॉन्केव दिख रहे हैं। ये बाय कॉन्केव शेप है आरबीसी का और राउंड शेप है। फिर वाइट ब्लड सेल्स है जिनका कि एमेबॉइड शेप है। देख, इसका मतलब होता है कि अमीबा की तरह शेप है। अमीबा का कोई शेप नहीं होता, यानी इरेगुलर शेप है वाइट ब्लड सेल्स का। फिर है कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। ये एपिथेलियल सेल्स ऐसे लॉन्ग है और नैरो है, लॉन्ग है और पतले हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारी स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। फिर है ये नर्व सेल। तो नर्व सेल आपको दिख रहे हैं कैसे हैं? ये ब्रांच्ड और लॉन्ग, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, इसलिए ये ऐसे ब्रांच्ड है और लॉन्ग है। फिर है ट्रेकाइड। ये इलोंगेटेड है। ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है रूट से ऊपर। उसके बाद में है मीजोफिल सेल्स, जो कि आपको दिख रहे हैं राउंड है और ओवल शेप के हैं। मीजोफिल सेल्स भी प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें, ये कुछ सेल्स के शेप हमें एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सबसे पहले आरबीसी है जिसका कि शेप है राउंड एंड बायकॉन के। फिर है वाइट ब्लड सेल जिनका कि शेप है एमेबॉइड। कॉलमनार एपिथेलियल सेल है जो कि लॉन्ग और नैरो है। नर्व सेल है ब्रांच्ड और लॉन्ग, और ट्रेकाइड है इलोंगेटेड, और मीजोफिल सेल्स है राउंड एंड ओवल। तो हमारा जो 50% वाला फेज़ था, फाउंडेशन फेज़, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको मैंने जितनी भी चीज़ें अभी तक पढ़ाई हैं वो आपको सब याद हो गई हैं अच्छे से। मैंने काफ़ी बार रिवाइज़ कराया है ताकि आपको सब कुछ याद हो जाए। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने 30% वाले फेज़ की तरफ, जो कि है मास्टरी फेज़, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी समझेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे अगर कुछ हैं तो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के साथ में। हमारे चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसके अंदर सबसे पहली लाइन हम लोग एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे और साथ साथ में याद भी करेंगे। सबसे पहले है व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब भी आप अपने आसपास देखते हो तो आपको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें दिखती हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज़ इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज़ इट दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज़। यानी इसमें एनसीईआरटी ने बोला है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है लेकिन नॉन लिविंग के पास नहीं है, इनएनिमेट थिंग यानी नॉन लिविंग के पास में नहीं है। इसका आंसर लिखते हुए एनसीईआरटी ने बोला है द आंसर टू दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि है सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं और कुछ सिंगल सेल से बने हुए जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और कुछ ज़्यादा सेल से, एक से ज़्यादा सेल से बने हुए तो उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये चीज़ें एनसीईआरटी ने बोली है, ये चीज़ें हमने पढ़ी भी हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? लिविंग चीज़ और नॉन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंस है? सेल का, सेल सिर्फ और सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट है, राइट। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये हमने पढ़ा। सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं। सेल्स अगर एक ही सेल से मिलके बने हैं तो यूनिसेल्यूलर है, जिसमें एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। अगर एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने तो मल्टी सेल्यूलर है, जिसमें एग्जाम्पल है ह्यूमंस और एनिमल्स, प्लांट्स। तो अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ सेल। सेल क्या है? इसमें एनसीईआरटी ने लिखा है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ, यूनिसेल्यूलर यानी जिनके पास में एक ही सेल है, किस चीज़ के लिए केपेबल है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, यानी अपने आप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक अकेला सेल अपने आप में एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ लिखी है परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जो भी इसेंशियल फंक्शंस है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सारे फंक्शंस ये अकेला एक सेल परफॉर्म कर सकता है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर सेल से छोटी कोई भी चीज़ है, राइबोसोम अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सेंट्रोसोम अपने आप में अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लाइसोसोम अपने आप में अकेले एग्जिस्ट
नहीं कर सकता। एक पूरा सेल एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है और सेल से छोटा कुछ भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसलिए सेल को क्या कहा गया है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेल से मिलके पूरी बॉडी बनी है। सेल से टिश्यूज़ से ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म। और फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सारे जो वाइटल फंक्शंस है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ वगैरह, सब कुछ सेल के अंदर ही होता है। उसके बाद में कुछ डिस्कवरी के बारे में हमने पढ़ा था कि सेल की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई। हमने सबसे पहले रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने कि डेड सेल डिस्कवर करी थी, और फिर एंटन वैन ल्यूवेनहुक, जिनका नाम यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंटन वैन ल्यूवेनहुक, जिन्होंने कि लाइव सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद में है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। अब जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी और इन्वेंशंस और ज़्यादा आगे हुए, वैसे वैसे हमें और डिटेल स्ट्रक्चर मिलने चालू हो गए सेल के। यही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और आगे माइक्रोस्कोप्स आए, वैसे वैसे हमें आसानी से डिटेल स्ट्रक्चर सेल के पता चलने लग गए। अब हम लोग आ जाते हैं सेल थियोरी पे। सेल थियोरी में सबसे पहली चीज़ क्या है? 1838 में एक मैथियस क्लीडन नाम के साइंटिस्ट है, जर्मन बॉटनिस्ट है, जिन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और क्या बताया कि प्लांट्स किसके बने? सेल्स के बने हैं। उसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है थियोडोर श्वान। ये साइंटिस्ट 1839 यानी उसके एक साल बाद में ही आके क्या बताते हैं? ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट है जो कि 3 अलग अलग बातें बताते हैं। सबसे पहली बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, कि सेल्स के बाहर एक आउटर लेयर होती है जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, राइट। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई थी प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन द प्लांट्स। ये यूनिक कैरेक्टर है प्लांट्स में, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। एक और चीज़ उन्होंने जो तीसरी बात बताई वो क्या थी? कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों ही किसके बने हैं? सेल्स के और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि स्क्लीडन और श्वान ने दोनों ने मिलकर क्या दी? सेल थियोरी दी। लेकिन ये सेल थियोरी ये नहीं समझा पाई कि नए सेल्स कैसे बनेंगे। उसके लिए हमारे पास में एक और साइंटिस्ट आते हैं जो कि रुडोल्फ वर्चोज 1855 में, जो कि बताते हैं कि सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं और कैसे नए सेल्स फॉर्म होते हैं। तो बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला, कि सारे जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। उन्होंने सेल थियोरी को मॉडिफाई किया और जो फाइनल सेल थियोरी है वो हमारे पास में ये है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से या सेल के प्रोडक्ट से बने हैं और सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। फिर है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब इसमें एक एक करके समझते हैं। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन एन अनियन पील और ह्यूमन चीक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। यानी आपने अनियन पील या फिर ह्यूमन चीक आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप के अंदर। हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द अनियन सेल विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल। अनियन सेल क्या है? प्लांट सेल है। उसके पास में क्या है? इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। यानी सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल है और उसके अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और अगर ह्यूमन चीक्स की बात करें तो ह्यूमन चीक्स के पास में एक आउटर मेम्ब्रेन है जिसको क्या कहा गया है? सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि प्लांट्स के पास में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों हैं और एनिमल्स के पास में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसको कि क्या कहता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल। अब उसके बाद में जिन सेल्स के पास में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है उनको क्या कहा गया है? यूकैरियोटिक। हमने पढ़ा था यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है यानी इनके पास में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पर यही दिया है सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस उसको बोलते हैं हम क्या? प्रोकैरियोटिक। दोनों ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के पास में क्या सिमिलैरिटीज़ थी? 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी। साइटोप्लाज्म है दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन है, डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है और राइबोसोम्स है। तो यहाँ पर अब यही चीज़ लिखी है कि इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल, राइट। फिर हमने क्या पढ़ा था? द साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज़ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। हमने ये भी पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म क्या करता है? साइटोप्लाज्म सारे ऑर्गेनेल्स को होल्ड करके रखता है। सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ साइटोप्लाज्म में होती है, केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होती है और ये क्या रखता है? सेल को लिविंग स्टेट में रखता है। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट।
उसके बाद में नेक्स्ट है, बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। अब न्यूक्लियस के अलावा और क्या है सेल के अंदर? हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल्स। इस तरह के और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है राइबोसोम्स के बारे में, जो हमने पढ़ा था राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, राइबोसोम्स कैसे हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, दोनों सेल्स में मिलते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। राइबोसोम्स सेल के अंदर कहाँ कहाँ मिलते हैं? साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं प्लांट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलते हैं। उसके बाद में हमने बोलता कि एनिमल सेल्स के अंदर एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि है सेंट्रोसोम, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, राइट। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा कि सेल्स साइज में, शेप में और एक्टिविटी में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है जिनका कि साइज़ 0.3 माइक्रोमीटर्स ही है, और बैक्टीरिया का साइज़ कितना था? 3 to 5 माइक्रोमीटर्स। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल है जो कि 7 माइक्रोमीटर है डायमीटर में। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है, और सेल शेप में भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक या फिर इरेगुलर। शेप इस चीज़ पर भी डिपेंड कर सकता है कि उसे कौन सा फंक्शन उस सेल को परफॉर्म करना है। फिर हम लोगों ने ये डायग्राम देखा था जिसमें कि अलग अलग सेल का शेप बताया हुआ है। सबसे पहले हमने रेड ब्लड सेल्स को देखा था कि ये राउंड है और बाइकॉन्केव है। फिर है वाइट ब्लड सेल्स जो कि अमेबॉइड शेप के, अमेबॉइड यानी इरेगुलर है, जैसा आपको दिख रहा है, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। उसके बाद में हमने देखा था कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स जो कि लॉन्ग है और नैरो, ये लॉन्ग है और नैरो है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्टमक में। इसके बाद हमने देखा था नर्व सेल के बारे में। नर्व सेल ब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड सेल है और लॉन्ग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। इसके बाद में हमने देखा था एक ट्रैकेड और मीजोफिल सेल्स, ये दोनों ही प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इलोंगेटेड है और ये कैसे हैं? राउंड और ओवल शेप के हैं। तो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था, हमारे 30% वाले फेज़ में यानी मास्टरी फेज़ में दो चीज़ें थी, एक एनसीईआरटी और दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एनसीईआरटी अभी हमने कर लिए और अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम पिछले 26 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहे हैं। तो 2000 से 2026 तक जितने भी 4 से 5 क्वेश्चंस ही हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इन टॉपिक से, क्योंकि ये इनिशियल टॉपिक्स हैं तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए। तो जितने भी क्वेश्चंस आए हम उनको अभी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेल थियोरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय। ये अभी अभी क्वेश्चन आया रीनीट में। मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के लिए हमें ऑप्शंस की भी ज़रूरत है। सेल थियोरी किसने फॉर्मुलेट करी थी? द करेक्ट आंसर इज स्क्लीडन एंड श्वान, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इज, ये अभी नीट 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर। ये भी अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में मिलता है? तो इसका आंसर है राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंसेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। ये भी अभी नीट 2019 में ही आया था। इसका आंसर भी मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको ऑप्शंस की ज़रूरत है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? रुडोल्फ वर्चो इन 1855। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है हमें पता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है? ऑप्शंस है मीजोजोम, न्यूक्लियर एनवेलप, राइबोसोम या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियर एनवेलप, जो हमने बोला था कि इसके पास में प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है और डीएनए साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता है।
तो बस इतने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे हमारे पास में इन टॉपिक से, क्योंकि ये इनिशियल टॉपिक से एज आई सेड, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। लेकिन अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हमने आज इसको इतनी ज़्यादा डिटेल में और इतने अच्छे से पढ़ा था। अब हम अपने नेक्स्ट फेज़ पे मूव करेंगे, जो कि है 20%, जो कि है परफेक्शन का फेज़। तो इस 20% फेज़ में, जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें हम एक्टिव रिकॉल करेंगे और बहुत सारे MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्योंकि मैंने आपको अभी तक इतनी बार रिवीजन करा दिया है, आई होप कि आपको सब कुछ याद हो गया है। अब आपका असाइनमेंट ये है कि आपको एक ब्लैंक शीट पे, एक ब्लैंक पेज के ऊपर जितना भी हमने आज पढ़ा है वो सब कुछ एक ही पेज पर समराइज करके लिखना है, जितना आपको याद आता है। आपको देखकर कुछ भी नहीं लिखना है, आपको बिना देखे जितना आपको याद आ पाता है उतना लिखना है। और टेलीग्राम चैनल है जो हमारा, उस पर आपको ये सेंड करना है आपके पेज की फ़ोटो क्लिक करके। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे दे दूँगी पिन कमेंट्स में। लेकिन अगर किसी भी रीज़न से टेलीग्राम की वो लिंक नहीं खुल पाती है, तो आप उस पर सर्च कर सकते हैं बायो डिकोडेड ऑफिशियल, और आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो एक वो चीज़। और दूसरी बात, MCQs की जो बात है, मैंने NCERT की हर एक लाइन से MCQ फ्रेम करे हैं, और वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उस PDF की। वो PDF आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे और सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ आप सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया और अच्छा लगा, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, and subscribe the channel for more videos. Thank you.